और सीधे आपको लिए चलेंगे प्रियंका गांधी। इस वक्त को लगवाने के बावजूद भी इतना बोझ आ रहा है कि संभला नहीं जा रहा है। तो इतनी इतनी भयावह स्थिति है। इस समय हम सबको, पूरे देश को एकजुट होकर इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। और चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, चाहे किसी भी व्यापार में कुछ भी हो, हर तरह से हमें मदद करनी चाहिए। हर जने को अपने स्तर पर जो भी वो कर सकता है किसी और की मदद करने के लिए, किसी और के लिए सपोर्ट बनने के लिए, वो हमें करना चाहिए। तो मैं तो सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो दिन रात काम कर रहे हैं, उनकी भी परिस्थितियां बहुत ही मुश्किल हैं। उनके परिवार भी उनके बारे में बहुत ही वरिड होंगे। और मैं सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ और उन सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आज फ्रंट लाइंस पे इस देश के लिए लड़ रहे हैं। और मैं देशवासियों को कहना चाहती हूँ कि हम सब आपके साथ हैं। इस लड़ाई में हम इकट्ठे हैं, साथ हैं, और हम पूरी तरह से जो भी कर सकते हैं आपकी मदद करने के लिए मौजूद हैं। हौसला रखिए। सबके सामने एक बहुत बड़ा संकट है। इस समय जितना पॉजिटिव रह सकते हैं, जितना हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को जितना हम हौसला दे सकते हैं, उतना ही अच्छा रहेगा सबके लिए। और ऐसे ही हम इस महामारी का सामना कर सकेंगे। मैम, ये पहली वेव जो है वो पहली वेव जो निकल के गई और अब दूसरी वेव जो आई है, ये और ज्यादा घातक है। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, लगातार 2.5 लाख 3 लाख तक जो है केसेस पहुंच रहे हैं और डबल अटैक कर रहा है। ये वायरस तो तैयार होके आया है। क्या लगता है आपको कि सरकार की तैयारी नहीं रही, या जो हम डिफेंस अपना नहीं जो रख पाए, और स्थिति आज इस तरीके की है कि लोगों को बिना ऑक्सीजन के सड़क पर बैठना पड़ रहा है, एम्बुलेंस के अंदर लोगों की मौत हो रही है, दहलीज तक पहुंच के अस्पताल की वो लोगों को इलाज नहीं मिल पा। देखिए, आज देश भर से रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं? हॉस्पिटल के बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है। सब जगह से यही रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब अगर हमने ठीक तरह से प्रेपरेशन किया होता, अगर हमने तैयारी की होती, तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में हमारे पास कई महीने थे कि इसके लिए हम तैयारी कर सकते थे। कैसे? हमारा देश जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। India's production capacity for oxygen is one of the largest in the world. फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा नहीं बनाई गई है। आपके पास 8-9 महीने थे, आपको मालूम था, आपके अपने सीरो सर्वेस कह रहे थे कि एक सेकंड वेव आने वाली है, आपने उसको इग्नोर किया। आपके पास समय था, आप ये सुविधा बनवा सकते थे, वॉर फुटिंग पर करा सकते थे। आज स्थिति ये है कि हिंदुस्तान में मात्र 2000 ऐसी ट्रकें हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी ये है कि देश में ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहा है। आप रेमडेसिविर को देखिए। रेमडेसिविर आज एक जना मांग रहा है, ढूंढ रहा है कि कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी। 1.1 million रेमडेसिविर इंजेक्शंस वर एक्सपोर्टेड। 1.1 मिलियन रेमडेसिविर के इंजेक्शन का निर्यात हुआ है हिंदुस्तान से पिछले 6 महीनों में, और आज हमारे पास कमी है। आप वैक्सीन को लीजिए। सरकार ने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की हैं पिछले 6 महीने में। पिछले 6 महीने में नहीं, जनवरी से लेकर मार्च तक 6 करोड़ एक्सपोर्ट हुई हैं हमारे हिंदुस्तान से वैक्सीन। और उसी समय में 3 से 4 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीन दी आपने। तो आपने हिंदुस्तानियों को पहले क्यों नहीं रखा? आपने उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी? अपने पीआर में आप पड़े रहे। और हमें हर रोज टीवी पे दिख रहा था कि मॉरिशस जा रही है, नेपाल जा रही है वैक्सीन। आपने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की,
और हिंदुस्तानी लोगों को आपने 3 से 4 करोड़ तक उसी समय में आपने सिर्फ उतना वैक्सीन दिया। आज वैक्सीन की कमी है। तो वैक्सीन की कमी किस लिए हो रही है? बैड प्लानिंग। रेमडेसिविर की कमी किस लिए है? बैड प्लानिंग या नो प्लानिंग। ऑक्सीजन की कमी किस लिए? कोई स्ट्रैटेजी नहीं। बेड्स, आपको मालूम था कि ये दोबारा वेव आएगा, तो आप टेम्पररी बेड्स क्यों नहीं बनवाए? आपने अस्पतालों में सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई? आपने फोकस क्यों नहीं किया इन चीजों पे? तो ये तो एकदम सरकार का ही फेलियर है। और किस चीज में व्यस्त हैं आज भी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, स्टेज पे जाकर हंस रहे हैं। यही बात, जहां से भी रिपोर्ट आ रही है, लोग रो रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। जैसे आपने कहा कि हमारी मदद करिए, कहीं ना कहीं से हमें दवाइयां दिलवाइए, ऑक्सीजन दिलवाइए, बेड दिलवाइए, और आप बड़ी बड़ी रैलियों में जाकर हंस रहे हैं। हंस कैसे सकते हैं? मैम यही मेरा सवाल है कि चुनावी रैलियों को क्यों नहीं कोरोना छू रहा है, या उन राज्यों में कैसे कह सकते हैं कि नहीं छू रहा है? कोई जाके चुनावी रैलियों में टेस्ट करा रहा है? कोई चेक कर रहा है कि इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है? 40,000 लोग, 30,000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आपने अभी तक नहीं किया। अब तो करिए, अब तो रोकिए। जब ये संक्रमण इतना बढ़ गया है, आप यूपी के आंकड़े देखिए, 4 तारीख या 5 तारीख से 16 तारीख तक 7 गुना संक्रमण बढ़े हैं। तो इसी तरह से पूरे देश में बढ़ रहे हैं, और जब इतना बढ़ रहा है तब तो रुक जाइए ना। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, जबकि टेस्ट की संख्या नहीं बढ़ी है। और सबसे ज्यादा जो अभी हम असेसमेंट लगती है, वो ये लगती है कि पहली वेव में ये संक्रमण, ये वायरस सिटीज में था, आज ये देहात तक पहुंच गया है। शायद ही कोई ऐसा जिला बचा है उत्तर प्रदेश का जहां से नंबर्स ना बढ़ रहे हों, और टेस्टिंग ना होने की बात, एडमिशन ना होने की बात, और ऑक्सीजन ना होने की बात सामने आ रही हो। तैयारियों को कैसे देखती हैं आप उत्तर प्रदेश सरकार की, और उनके दावों को कैसे देखती हैं? तो वो कह रहे हैं कि हम लोग टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, पूरी तरीके से सरकार मुस्तैद है। देखिए, उनके दावों के बारे में तो कम ही बोला जाए, क्योंकि उन्हीं का जो सीरो सर्वे है उसके मुताबिक, जो अक्टूबर नवंबर के समय का सीरो सर्वे है, उसके मुताबिक 5 करोड़ लोगों को तकरीबन, उन्होंने कहा था 5 करोड़ लोग कांटेक्ट आए हैं, इस वायरस के कांटेक्ट में आए हैं उस समय। और उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि टेस्टिंग आप एकदम रैंप अप कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दीजिए। यूपी सरकार ने क्या किया? यूपी सरकार ने 70% एंटीजन टेस्टिंग शुरू की। मतलब है कि जो एक्चुअल टेस्ट है, जो आरटीपीसीआर का टेस्ट है, वो सिर्फ 30% हो रहा है आज यूपी में। प्रियंका गांधी साफ तौर पर यहां कहते हुए कि तैयारियों का अभाव है, संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। कोरोना के बढ़ते केसेस के साथ ऑक्सीजन की किल्लत एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी हुई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यहां तक कहा कि अस्पतालों में चंद घंटे की ही ऑक्सीजन बची है, ऑक्सीजन नहीं मिले तो हाहाकार तय है। अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है, रेमडेसिविर की कमी होने लगी है। आज मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस वजह से इन सारी चीज़ों की कमी भी, जो हमें लगता था कुछ दिन पहले तक की स्थिति, ये चीज़ें उचित मात्रा में मौजूद हैं। आज ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की और टोसिलिजुमैब, इन तीनों की कमी नज़र आई। दिल्ली में जिस तरह से तेज़ी से कोरोना के मामले बढ़े हैं और इस स्ट्रेन में लोगों को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। तो ऐसे में दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन सेंट्रल ने दे रखी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा फिक्स करती है हर एक राज्य का, तो पहले जितनी ऑक्सीजन दिल्ली ने
दिल्ली को दे रखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे अब दिल्ली का काम नहीं चल रहा। हमने पिछले एक हफ्ते से बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजिए, मरीज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उस पर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं, सौरभ वक्तानिया मुंबई से जुड़ गए हैं, हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले कुमार कुणाल, आपका रुख करते हुए, प्रियंका गांधी यहां पर साफ तौर पर यह कहते हुए कि ऑक्सीजन तो है लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। मनीष सिसोदिया भी यही कह रहे हैं कि कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बची है, एक इमरजेंसी, एक क्राइसिस सिचुएशन है। बिल्कुल, और अलग अलग जो अस्पताल हैं दिल्ली के, उनसे भी जो हमें रिपोर्ट मिल रही है उसमें भी यही जानकारी मिल पा रही है कि कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन ज्यादातर अस्पतालों के पास है और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि तुरंत उस सप्लाई किस तरीके से बहाल की जाए, उस पर कैसे काम किया जाए, ये बहुत अहम है क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय आईसीयू वेंटिलेटर पर हैं और उनके लिए ऑक्सीजन एक तरीके से आप कहिए कि जीने और मरने का सवाल है। अगर ऑक्सीजन खत्म होता है तो बहुत सारे लोगों की जान संकट में आ जाएगी। तो ये है, कल जीटीबी अस्पताल में रात में एक टैंकर पहुंचा है ऑक्सीजन का, उसी तरीके से गंगाराम अस्पताल में भी ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है। लेकिन जो बड़े स्तर पर ऑक्सीजन आना है और जो हमारी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भी इस वक्त बात भी कर रही है कि किस तरीके से दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू तौर पर जारी की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जरिए दिल्ली में ऑक्सीजन आ सकता है। तो जब वो सप्लाई आएगी तब थोड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल अभी संकट का दौर जारी। लौटूंगी मैं आपके पास। सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, संपूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है महाराष्ट्र, किस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस और बढ़ने वाले हैं वहाँ? जी देखिए नेहा, जिस तरीके से कल महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्ट्री की जो मीटिंग हुई, लंबी मीटिंग चली और जितने भी सारे मंत्री थे नेहा, सभी ने एक ही बात जो है सजेशन दिया है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कि महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन की ज़रूरत है। कुछ जो सुझाव वो दिए हैं कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसे भी पूरी तरीके से बंद किया जाए और सिर्फ मेडिकल सर्विसेज और इमरजेंसी सर्विसेज के जो लोग हैं उनको ही बाहर आने की अनुमति दी जाए। तो इस तरीके के सुझाव कल जो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन्होंने दिए हैं। देखिए 62,000 से ज़्यादा केसेस सामने आया है और कल कोरोना वायरस ने तो मौत का तांडव खेला है। 519 लोगों की मौत कल कोरोना वायरस से हुई है, सबसे ज़्यादा मौत इतने दिनों में रजिस्टर की गई है। दूसरा जो सबसे अहम फैसला कैबिनेट मिनिस्ट्री ने लिया कि जो स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम है 10th के, उसे पूरी तरीके से कैंसिल किया गया है और जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। 12वीं की जो एग्जाम्स है स्टेट बोर्ड की, उसके डेट्स आने वाले समय में दिए जाएंगे। ठीक है, लौटूंगी मैं आपका सौरभ। इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, महाराष्ट्र के मंत्रियों ने लॉकडाउन के संकेत दे दिए हैं। कल कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें कहा गया था कि संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है, लॉकडाउन वक्त की मांग है। राजेश टोपे ने कहा था, यानी कि महाराष्ट्र इस वक्त संपूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है और उससे केसेस घटेंगे, आदित्य ठाकरे का ऐसा मानना है। तो महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन आने वाले वक्त में लग सकता है। महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन की प्रोसेस शुरू है, लेकिन आंकड़ा 60,000 के करीब लगातार आ रहा है। कुछ और कड़ाई उसमें लाई जाएगी। लोग बिना मतलब के घूम रहे हैं, उसे किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। बाज़ारों में भी भीड़ जुट रही है, उसे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें लगता है महाराष्ट्र सरकार कल शाम तक जो और कड़े नियम है उसका ऐलान करेगी। जिस तरीके से आज मंत्रिमंडल में बहुत चर्चा हुई और उस चर्चा में महाराष्ट्र की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी है और महाराष्ट्र सरकार ने जो है केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की मांगनी की है और उसके हिसाब से वो दे भी रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो सकती है। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रख के महाराष्ट्र जो है वो पूरे लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, एक और तो महाराष्ट्र संपूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है, दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन है, हालांकि आंशिक लॉकडाउन है, इसे एक्सटेंड करने पर अभी कोई विचार, कोई विमर्श, किसी तरह की कोई मीटिंग? देखिए अभी जो क्या केसेस आ रहे हैं, क्या इसका इम्पैक्ट निकल करके आता है, उसको पहले रिव्यू किया जा रहा है। डे बाय डे जो भी केसेस आ रहे हैं,
क्या सिचुएशन है, क्या ग्राउंड की रिपोर्ट है, उसको रिव्यू किया जा रहा है। इसके लिए जो तमाम अथॉरिटी है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, एलजी हो, दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार के अधिकारी हो, वो लगातार आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। ये जो भी इसमें निष्कर्ष निकल के आता है, क्या केसेस, क्योंकि अभी 28,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, तो क्या अगर ये केसेस कम होते हैं, अगर चेन टूटती हुई नजर आती है, तो उसके आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई पर भी जोर दिया जा रहा है। दो तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, एक तो टैंकर्स के जरिए जो बड़े हॉस्पिटल्स है, दूसरा सिलेंडर्स के जरिए। अगर हम पिछले कुछ दिन की बात करें, 2 दिन की ही बात करें, तो कई सारी डिस्ट्रेस कॉल दिल्ली पुलिस के पास भी गई हैं, जिसमें वो छोटे छोटे जो सिलेंडर्स, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं, वो भरवा करके छोटे हॉस्पिटलों को सप्लाई हो रही है। तो इन सब चीजों पे भी ध्यान लौटूंगी मैं आपके पास तमाम जानकारी हमारे संवाददाता देते हुए। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, जहां अब प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम्स और क्लिनिक में भी कोविड मरीजों का इलाज हो सकेगा। इसके लिए अलग से किसी मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। अस्पतालों को सिर्फ अथॉरिटी को इलाज शुरू करने की जानकारी देनी होगी। बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर ये फैसला रूपाणी सरकार ने लिया है कि कोविड के इलाज के लिए छूट दी जाए प्राइवेट नर्सिंग होम्स और प्राइवेट अस्पतालों को। अब कोविड इलाज के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। वक्त यहां पर एक छोटी सी ब्रेक का हो चला है। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नौ बजे में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। हम बात कर रहे हैं कोरोना की, क्योंकि लगातार कल तीसरे दिन कोरोना के 2.5 लाख के पार आंकड़े ने सबको एक बार फिर से डरा दिया है। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। 277 लोगों की मौत हुई है। यूपी में भी 29,000 से ज्यादा मामले आए हैं। 163 लोगों की जान गई है। 62,000 से ज्यादा केसेस के साथ महाराष्ट्र फिर देश में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य बना हुआ है। राजस्थान, केरल, गुजरात में भी 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 62,097 मामले, 519 की गई है जान। वहीं 24 घंटे में 62,097 नए मामले। और अब बात राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री के संबोधन की। कोरोना की दूसरी प्रचंड लहर को देखते हुए कल प्रधानमंत्री मोदी ने देश को भरोसा जताया कि अपने हौसले और तैयारियों से देश इस संकट से उबर जाएगा। संपूर्ण लॉकडाउन की आशंका के बीच उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को अंतिम उपाय के रूप में अपनाना चाहिए। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है। कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। मेरे बाल मित्र, घर में ऐसा माहौल बनाइए
कि बिना काम, बिना कारण घर के लोग घर से बाहर न निकले। आपकी जीत बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है। प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसे संकट की घड़ी में वो लोगों को सतर्क और जागरूक करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसे और बढ़ाएं। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए अनुशासन भी, उसकी भी उतनी ही जरूरत है। जब जरूरी हो तभी बाहर निकले, कोविड अनुशासन का पूरा पालन करें। आज हमारे पास बड़ी मात्रा में पीपीई किट्स हैं, लैब्स का बड़ा नेटवर्क है और हम लोग टेस्टिंग की सुविधा को निरंतर बढ़ा रहे हैं। साथियों, देश ने कोरोना के खिलाफ अब तक बहुत मजबूती से और बहुत धैर्य से लड़ाई लड़ी है। इसका श्रेय आप सभी को, सभी देशवासियों को ही जाता है। अनुशासन और धैर्य के साथ कोरोना से लड़ते हुए आप देश को यहां तक लाए हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की ताकत से हम कोरोना के इस तूफान को भी परास्त कर पाएंगे। आज हम अपने चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे कई लोग, कई सामाजिक संस्थाएं जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने में दिन रात जुटे हैं। दवाई पहुंचाना हो, खाने या रहने की व्यवस्था करनी हो, लोग पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं। मैं इन सभी के सेवा भाव को आदरपूर्वक नमन करता हूं और देशवासियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक मात्रा में इस संकट की घड़ी में देशवासी आगे आएं और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाएं। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में हैं वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। कोरोना के खिलाफ देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कुछ सप्ताह पहले तक स्थितियां संभली हुई थी और फिर एक कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। जो पीड़ा आपने सही है, जो पीड़ा आप सह रहे हैं, उसका मुझे पूरा एहसास है। जिन लोगों ने बीते दिनों में अपनों को खोया है, मैं सभी देशवासियों की तरफ से उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं आपके दुख में शामिल हूं। चुनौती बड़ी है, लेकिन हमें मिलकर अपने संकल्प, अपने हौसले और तैयारी के साथ इसको पार करना है। मेरा आप सभी से यही आग्रह है। मैं आपको फिर ये भरोसा देता हूं, आपके इस साहस, धैर्य और अनुशासन के साथ जुड़कर आज जो परिस्थितियां हैं उन्हें बदलने में देश कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। कठिन से कठिन समय में भी हमें
धैर्य नहीं खोना चाहिए। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम सही निर्णय लें, सही दिशा में प्रयास करें, तभी हम विजय हासिल कर सकते हैं। माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। कोरोना के बचने के जो भी उपाय है, कृपया करके उनका पालन 100% करिए। दवाई भी, कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी भूलना नहीं है। इस बार जैसे ही कोरोना के केस बढ़े, देश के फार्मा सेक्टर ने दवाइयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है। आज जनवरी फरवरी की तुलना में देश में कई गुना ज्यादा दवाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है। इसे अभी और तेज किया जा रहा है। मेरी देश की फार्मा इंडस्ट्री के बड़े जो प्रमुख लोग हैं, उसके जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे बहुत लंबी चर्चा हुई है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर तरीके से दवाई कंपनियां की मदद ली जा रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के पास इतना बड़ा मजबूत फार्मा सेक्टर है जो बहुत अच्छी और तेजी से दवाइयां बनाता है। इसके साथ ही अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने का भी काम तेजी से चल रहा है। कुछ शहरों में ज्यादा डिमांड को देखते हुए विशेष और विशाल कोविड हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। साथियों, पिछले वर्ष जब देश ने कोरोना के कुछ ही मरीज सामने आए थे, उसी समय भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी वैक्सीन के लिए काम शुरू कर दिया था। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके बहुत कम समय में देशवासियों के लिए वैक्सीन विकसित की है। हौसला मिलता है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स और सीनियर सिटीजन्स के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन का लाभ मिल चुका है। साथियों, कल ही वैक्सीन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी, उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजुर्गों, निम्न मध्यम वर्ग के लोग, 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है, वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। पहले की तरह ही सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन मिलती रहेगी, जिसका फायदा, जैसा मैंने कहा, हमारे गरीब परिवार हो, हमारे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार हो, वो उनका लाभ उठा सकेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना से जुड़े आंकड़े, जो ताजा आंकड़े आए हैं, देश भर में 2,95,041 नए मामले हैं, यानी कि करीब 3 लाख के करीब ये आंकड़ा पहुंच गया है। एक दिन में 2,95,041 नए केस हैं। 24 घंटे में 2023 संक्रमितों की जान गई है। ये ताजा आंकड़े देश भर के 62,097 नए मामले में महाराष्ट्र अब भी आगे बना हुआ है। वहां पर स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है। यूपी में नए मामले
29,574 और देश में उत्तर प्रदेश इस वक्त दूसरे नंबर पर राज्य है। 24 घंटे में 2023 संक्रमितों की मौत हुई। तीन लाख के करीब पहुंचता आंकड़ा नए मरीजों का देश भर में 24 घंटे में संक्रमितों की लगातार जान जा रही है। 2023 मौतें हुई हैं। अब तक 62,097 नए मामले अकेले महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र संपूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। इस तरह के भी संकेत मिल रहे हैं। नए मामले 29,574 उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर है ये राज्य। रुकेंगे यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। राहुल गांधी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी और मुख्य चुनाव आयुक्त समेत इलेक्शन कमिश्नर भी कोरोना पॉजिटिव हैं। डर है, हर सांस पर पहरा, ये जख्म है गहरा, बेहिसाब परेशानियों की डगर है, ये कैसा शहर है। कभी नहीं देखा इस शहर को इतना बदहवास, कभी नहीं देखा इस कदर चीखते हुए, कभी नहीं देखा इतना बेबस, इतना बेचारा इस शहर को। इस शहर में घुसने वाली हवाओं का शोर मातम में तब्दील हो चुका है। बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के मरीज, बढ़ती जा रही हैं कोरोना से उपजी दुश्वारियां, बढ़ती जा रही हैं बेहिसाब परेशानियां। क्या आम, क्या खास, इस समय सब कोरोना की मार से कराह रहे हैं। अफसोसनाक खबर यह है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। हल्के लक्षणों का अनुभव करने के बाद मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। वे सभी लोग जो हाल ही में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन करें और सुरक्षित रहें। राहुल गांधी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो पीएम मोदी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मैं सांसद राहुल गांधी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राहुल गांधी के कोरोना पॉजिटिव होने से पहले ही खबर आई थी कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। Presented by डाबर रेड टूथपेस्ट, देश का लाल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।